दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एक ऑटो चेंज ओवर स्विच का वायरिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास में दो इनकमिंग पावर सप्लाई है, एक मेन पावर सप्लाई और सेकेंड हमारा जनरेटर का पावर सप्लाई। अब यदि बाय चांस मेन पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारा जनरेटर होगा इसके द्वारा हमारा जो पूरा का पूरा लोड है वो वर्क करेगा। लेकिन जैसे ही मेन पावर सप्लाई दोबारा आता है तो उस कंडीशन में जो हमारा लोड होगा वो दोबारा से मेन पावर सप्लाई के द्वारा वर्क करने लगेगा, यानी कि जो जनरेटर का पावर सप्लाई है वो बाईपास हो जाएगा और मेन पावर सप्लाई के द्वारा हमारा लोड वर्क करने लगेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा सर्किट डायग्राम के अनुसार प्रैक्टिकली कनेक्शन करना बताऊंगा और साथ ही साथ में सर्किट डायग्राम को भी एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार से हमारा ऑटो चेंज ओवर स्विच वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऑटो चेंज ओवर स्विच बनाने के लिए आपको टोटल 7 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें से ये जो हमारा MCB होगा ये MCB हमारा मेन ब्रेकर होगा। इसके बाद ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर के द्वारा हम चेंज ओवर स्विच करेंगे, यानी कि ऑटोमेटिकली चेंज ओवर स्विच करना हो तो उसके लिए हमें कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद हमें 2 ग्लास रिले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो दोनों ग्लास रिले हैं ये पावर सप्लाई को डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद ये जो टाइमर है इस टाइमर का काम ये होगा कि जो हमारा मेन पावर सप्लाई है इस मेन पावर सप्लाई को थोड़ी देर के बाद में चालू करें, यानी कि थोड़ा सा डिले टाइम रखेंगे, उसके बाद ही हमारा जो मेन पावर सप्लाई है ये ऑन होगा। ठीक है दोस्तों ये जो हमारा टाइमर है इस टाइमर में हम किस प्रकार से टाइम को सेट करते हैं इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका वायरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास में जो टाइमर है इस टाइमर को टेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस टाइमर का मॉडल नंबर है ERV-08। ये जो हमारे पास में टाइमर है इस टाइमर का खास बात यह है कि इसमें हम 0.1 सेकेंड से लेके 100 आवर तक का टाइम आसानी से सेट कर सकते हैं। इस टाइमर में आप देख सकते हो 2 नॉब दिया गया है। इन दोनों नॉब का उपयोग करके हम टाइम को सेट करते हैं। कैसे सेट करते हैं समझ लीजिए। देखिए ये जो पहला नॉब है इसके द्वारा हम टाइम रेंज को सेलेक्ट करते हैं। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 रेंज दिया गया है। यदि आप ए पे सेलेक्ट करोगे तो इस कंडीशन में आप 10 सेकंड का टाइम रेंज को सेलेक्ट कर लोगे, यानी कि ये जो हमारा नॉब है इसको यदि हम मैक्सिमम पे कर देते हैं, इसको मैं रोटेट करके मैक्सिमम पे कर दूंगा तो मैक्सिमम हम 10 सेकंड का टाइम सेट कर सकते हैं और मिनिमम हम 0.1 सेकंड का टाइम रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप इस नॉब को बी पे सेलेक्ट करोगे तो आपके पास में टाइम रेंज आ जाएगा 100 सेकंड का। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मैक्सिमम रेंज होगा ये 10 वाली ये हो जाएगा 100 और ये वाला हो जाएगा हमारा 1 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप अलग अलग टाइम रेंज को सेलेक्ट करके आसानी से टाइम को सेट कर सकते हो। अब ये जो टाइमर है इस टाइमर में आपको 2 इंडिकेशन मिल जाता है। पहला इंडिकेशन ये बताता है कि जो हमारा टाइमर है इसमें पावर सप्लाई आ गया है। इसके बाद जब हमारा टाइमर ऑपरेट होता है तो उस कंडीशन में एक आउटपुट कमांड जनरेट करेगा और जब आउटपुट कमांड जनरेट होगा तो उस कंडीशन में ये वाला इंडिकेशन लैंप ग्लो होता है। ठीक है, अब इस टाइमर का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा उसका पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे बताया गया है, जिसको आप देख के आसानी से कनेक्शन कर सकते हो। दोस्तों मोस्टली मैं टेंस कंपनी का टाइमर इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इस कंपनी का जो टाइमर होता है वो ओरिजिनल होता है। ओरिजिनलिटी को चेक करने के लिए यहाँ पे एक QR कोड दिया जाता है। इस QR कोड को स्कैन करके हम आसानी से इसके ओरिजिनलिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों जब भी आप कभी वायरिंग करने जाओ तो सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम को बना लीजिएगा और उस सर्किट डायग्राम को देखते हुए ही वायरिंग करिएगा। अब इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो हमारा नॉर्मल पावर सप्लाई है इस नॉर्मल पावर सप्लाई के लिए हमने अलग से सर्किट डायग्राम बनाया है और जो हमारा जनरेटर का पावर सप्लाई है इसके लिए हमने अलग से सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किए हैं। तो हम इसी सर्किट डायग्राम को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल पावर सप्लाई के लिए कनेक्शन करते हैं, उसके बाद जनरेटर के लिए कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल पावर सप्लाई है इस नॉर्मल पावर सप्लाई के द्वारा जो पावर सप्लाई आ रहा है सबसे पहले हमारा जो रिले है इस रिले को पावर सप्लाई दिया जा रहा है, यानी कि जो हमारा रिले है इसको A1 टर्मिनल पे फेज सप्लाई और A2 टर्मिनल पे न्यूट्रल पावर सप्लाई देना होगा। तो ये हमारा रिले हो गया। इस रिले का जो कॉइल है इस कॉइल का वोल्टेज 220 वोल्ट होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे 220 वोल्ट AC पावर सप्लाई का वायरिंग करने वाले हैं, इसीलिए हमारा जो कॉइल है इसका वोल्टेज भी 220 वोल्ट AC पावर सप्लाई होना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा रिले है इसको जो हम पावर सप्लाई दे रहे हैं इसके लिए मैं एक एमसीबी का इस्तेमाल करूंगा। ये जो मेरा एमसीबी है इस एमसीबी के साथ में मैंने इनकमिंग पावर सप्लाई को ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया हूँ। अब इस एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे मैंने 2 वायर को ऑन कनेक्ट किया हूँ। एक वायर हमारा रेड है और एक ब्लैक है। ये जो मेरा रेड वायर है इसमें हमें फेज सप्लाई मिलेगा और ब्लैक वायर में हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलेगा। तो हमें क्या करना होगा कि जो हमारा फेज सप्लाई है इस फेज सप्लाई को ले जाके जो हमारा रिले का कॉइल होगा, इस रिले का जो कॉइल होता है इसका टर्मिनल नंबर 13 और 14 होता है, इसमें आपको इन दोनों वायर को कनेक्ट करना है। तो मैं इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो हमारा फेज सप्लाई है, फेज सप्लाई हमारा जो हमारा रिले का एनो कॉन्टैक्ट है इस एनो कॉन्टैक्ट को भी दिया गया है। यानी कि हमें क्या करना होगा, जो हमारा फेज सप्लाई है इसी फेज सप्लाई से हमें एक वायर को लूप करते हुए जो इस रिले का जो कॉमन टर्मिनल है उस कॉमन टर्मिनल पे फेज सप्लाई को देना होगा। अब ये जो हमारा रिले है इस रिले का कॉमन टर्मिनल 9, 10, 11, 12 होता है। ये चारों टर्मिनल हमारा कॉमन है। तो इन चारों में से जो 12 नंबर का कॉमन टर्मिनल है इस कॉमन टर्मिनल का मैं इस्तेमाल करूंगा। तो मैं इसके लिए इस छोटे वायर का इस्तेमाल करता हूं। ये जो मेरा वायर है इसको मैं इस फेज सप्लाई के साथ में लूप कर दूंगा। अब इसी वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके इस रिले का जो कॉमन टर्मिनल है, कोई भी आप कॉमन टर्मिनल ले लीजिए, मैं अभी के टाइम पे 12 नंबर का कॉमन टर्मिनल इस्तेमाल करूंगा। तो 12 नंबर के कॉमन टर्मिनल पे इस वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा। अब इसके बाद आप एक चीज़ और देख सकते हो कि जो हमारा फेज सप्लाई है ये फेज सप्लाई टाइमर के एनो टर्मिनल पे गया है। तो ये हमारा टाइमर है। इस टाइमर का जो एनो टर्मिनल है वो होता है 2 नंबर का टर्मिनल। तो इस 2 नंबर के टर्मिनल पे हमें फेज सप्लाई देना होगा यहाँ से लूप करते हुए। तो इसके लिए मैं इस वायर का इस्तेमाल करता हूँ। ये जो हमारा वायर है इसको हम फेज सप्लाई यानी कि ये जो हमारा रेड वायर है इसी रेड वायर के साथ में इस वायर को भी कनेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए मैं कॉमन वायर टर्मिनल पे ही इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके हमें जो हमारा टाइमर है इस टाइमर का जो 2 नंबर का टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये जो हमारा फेज सप्लाई आया था उसको हमने ले जाके रिले को फेज सप्लाई दे दिए। इसी फेज सप्लाई को ले जाके जो हमारा रिले है इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है इसको इनपुट पावर सप्लाई दे दिए और साथ ही साथ में जो हमारा टाइमर का एनो है इसको भी इनपुट पावर सप्लाई दे दी है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा रिले है इस रिले से जो आउटपुट कमांड जनरेट होगा उस कमांड को ले जाके हमें टाइमर को ऑपरेट करने के लिए फेज सप्लाई देना होगा। यानी कि ये जो हमारा ग्लास रिले है इस रिले का हमने 12 नंबर का कॉमन टर्मिनल इस्तेमाल किए थे। अब 12 नंबर का जो कॉमन टर्मिनल है इसका जो एनो होगा वो 8 नंबर का टर्मिनल होता है, यानी कि ये वाला टर्मिनल। तो इस टर्मिनल पे हम इस ब्लू वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अब इस ब्लू वायर से जो आउटपुट कमांड जनरेट होगा इसको ले जाके हमें जो हमारा टाइमर है इस टाइमर का जो A1 टर्मिनल है ये वाली इस टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद इस ड्राइंग में आप देख सकते हो कि ये जो हमारा टाइमर का एनो कॉन्टैक्ट है इससे जो आउटपुट कमांड जनरेट होगा वो जनरेटर के NC यानी कि जो हमारा जनरेटर के लिए मेन कॉन्टैक्टर होगा इस कॉन्टैक्टर का जो NC कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा जनरेटर के लिए कॉन्टैक्टर होगा ये हमारा जनरेटर के लिए कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर का NC कॉन्टैक्ट, इसमें अभी NC कॉन्टैक्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे एक अलग से एड ऑन ब्लॉक लगा देता हूँ जिससे कि मुझे NC कॉन्टैक्ट मिल जाए। अभी हमें NC कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए मैं इस वायर का इस्तेमाल करता हूँ। इस वायर का जो एक सिरा है इसको मैं टाइमर के एनो कॉन्टैक्ट यानी कि 3 नंबर टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके जो हमारा जनरेटर का कॉन्टैक्टर है इसका जो NC कॉन्टैक्ट है इस NC कॉन्टैक्ट के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद ये जो हमारा NC कॉन्टैक्ट है इससे जो आउटपुट पावर सप्लाई जाएगा वो चला जाएगा हमारा जो नॉर्मल कॉन्टैक्टर है इसके A1 टर्मिनल पे, यानी कि जो हमारा मेन पावर सप्लाई का कॉन्टैक्टर होगा इसको ऑन करने के लिए हम पावर सप्लाई यहाँ से ले जाके डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में ये वाला कॉन्टैक्टर है जिसका उपयोग हम नॉर्मल पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस वायर को ले लेता हूँ और इस वायर का जो एक सिरा है इसको NC कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट करूँगा और इसी वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके जो हमारा कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर का जो A1 टर्मिनल है ये वाला टर्मिनल हमारा A1 है तो इस पे मैं इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा टाइमर है और जो नॉर्मल कॉन्टैक्टर है इन दोनों को न्यूट्रल पावर सप्लाई देना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 2 वायर का इस्तेमाल करूँगा। एक वायर को हम टाइमर के A2 टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे और दूसरे वायर को हम इस कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे।
और इन दोनों वायर को आपस में शॉर्ट करते हुए इस न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि न्यूट्रल पावर सप्लाई हमारा आपस में पूरा का पूरा कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो नॉर्मल पावर सप्लाई का कनेक्शन था ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है जनरेटर का कनेक्शन। तो इसके लिए हमें इनपुट पावर सप्लाई को ले जाके एक रिले के साथ में कनेक्ट करना होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे एक एमसीबी का इस्तेमाल करूंगा। इस एमसीबी के साथ में हमने इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर दी है। ये इनपुट पावर सप्लाई हमारा जनरेटर से आना चाहिए, ठीक है। इस एमसीबी में इनपुट पावर सप्लाई मेन का आएगा, लेकिन इस एमसीबी में हमारा इनपुट पावर सप्लाई जनरेटर के द्वारा आएगा, ठीक है। अब इस एमसीबी के जो आउटपुट टर्मिनल है इसमें मैंने दो वायर को कनेक्ट कर दिया हूं, जिसमें से ये जो येलो वायर है ये हमारा फेस के लिए होगा और ब्लैक वायर हमारा न्यूट्रल के लिए होगा। अब इन दोनों वायर को ले जाके हमें इस रिले के कॉइल में कनेक्ट करना है। ये जो रिले है ये भी हमारा 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला रिले होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया इस रिले का जो 13 और 14 नंबर का टर्मिनल है ये हमारा कोयल का टर्मिनल होता है। तो इन दोनों टर्मिनल पे मैं फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये जो हमारा रिले था इसको हमने फेस सप्लाई भी दे दिए और न्यूट्रल पावर सप्लाई भी कनेक्ट कर दिए। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा फेस सप्लाई है इसी फेस सप्लाई से एक वायर को ले जाके जो हमारा रिले का एनो कॉन्टैक्ट है, सॉरी यहाँ पे एनसी लिखा हुआ है, ये एनो होगा। तो इस एनो कॉन्टैक्ट के साथ में आपको इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर देना होगा। तो इसके लिए मैं इस वायर का इस्तेमाल करूंगा। इस वायर को ले जाके जो हमारा फेस सप्लाई है इसी फेस सप्लाई के साथ इस वायर को लूप कर दूंगा और इसका जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके जो मेरा रिले है इस रिले का एनो कॉन्टैक्ट में यहाँ पे 12 नंबर टर्मिनल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 12 नंबर टर्मिनल पे मैंने इस वायर को लूप कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब इस एनो कॉन्टैक्ट के आउटपुट टर्मिनल से जो पावर सप्लाई जाएगा वो रिले नंबर 1 के एनसी कॉन्टैक्ट में जाना चाहिए, यानी कि यहाँ से पावर सप्लाई हमें इस रिले में पहुँचाना होगा। तो इस एनो टर्मिनल का यानी कि कॉमन टर्मिनल का आउटपुट हमें इस टर्मिनल पे मिलेगा। तो इस टर्मिनल पे हम एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके लिए मैं इस येलो वायर का इस्तेमाल करूंगा। इस येलो वायर को ले जाके जो मेरा रिले है इस रिले का जो एनो टर्मिनल है यानी कि 8 नंबर का टर्मिनल है, इस नंबर के टर्मिनल पे मैं इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके इस रिले के कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे 9 नंबर का जो कॉमन टर्मिनल है इस कॉमन टर्मिनल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। इस टर्मिनल के साथ इस वायर को लूप कर दूंगा यानी कि कनेक्ट कर दूंगा। ओके, तो ये जो हमारा रिले था इस रिले का जो एनसी कॉन्टैक्ट है इसको इनपुट पावर सप्लाई दे दिए। अब इस एनसी कॉन्टैक्ट का जो आउटपुट होगा इसको ले जाके हमें नॉर्मल पावर सप्लाई के एनसी कॉन्टैक्ट के साथ में कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस वायर का इस्तेमाल करूँगा। इस वायर को ले जाके मेरा जो रिले है इस रिले का जो एनसी कॉन्टैक्ट होगा, अभी मैंने इस रिले का जो 9 नंबर का टर्मिनल है इसका इस्तेमाल किया। तो इस 9 नंबर के टर्मिनल का एनसी कॉन्टैक्ट हमारा ये वाला होगा यानी कि 1 नंबर का टर्मिनल होगा। तो इस टर्मिनल पे मैं इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके हम मेन कॉन्टैक्टर के एनसी कॉन्टैक्ट के साथ में कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारा नॉर्मल पावर सप्लाई का एनसी कॉन्टैक्ट है इस एनसी कॉन्टैक्ट से जो आउटपुट पावर सप्लाई जाएगा वो जनरेटर का जो कॉन्टैक्टर है इसके A1 टर्मिनल पे चला जाएगा। यानी कि हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा एनसी कॉन्टैक्ट है इसके साथ एक वायर को कनेक्ट करना है। तो हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब इसी वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके जो हमारा जनरेटर वाली कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर का जो A1 टर्मिनल है, A1 टर्मिनल इसका यहाँ पर है। तो इस टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब हमें केवल इस कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई देना है। याद रखिएगा इस कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई हमें जनरेटर के द्वारा जो पावर सप्लाई दिया जा रहा है उसी को देना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि ये जो मेरा वायर है इस वायर को ले जाके मेरा जो रिले है इस रिले को जो मैंने न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट किया था उसी के साथ इस वायर को भी लूप कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसका जो A2 टर्मिनल है ये वाली इस टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों हमारा ऑटो चेंजओवर स्विच का वायरिंग कंप्लीट हो गया। एक बार समझ लीजिए किस प्रकार से वायरिंग किया गया है। देखिए ये जो हमारा रिले है यानी कि ये वाला रिले, इस रिले को हमने डायरेक्टली फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दे दिए नॉर्मल पावर सप्लाई का। यानी कि जब हमारा नॉर्मल पावर सप्लाई रहेगा उस कंडीशन में ये रिले ऑपरेट होगा। इस रिले के ऑपरेट होने से इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है वो एनसी में बदल जाएगा और एनसी में बदलने से पावर सप्लाई डायरेक्ट टाइमर में चला जाएगा और इस टाइमर के ऑपरेट होने से इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है वो एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा और एनसी में कन्वर्ट होने से पावर सप्लाई इधर से फ्लो होते हुए डायरेक्ट हमारे नॉर्मल कॉन्टैक्टर में चला जाएगा जिससे कि नॉर्मल कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाए।
ये जो NC कॉन्टैक्ट है ये हमारा इस जनरेटर के कॉन्टैक्टर का है, यानी कि इस कॉन्टैक्टर में यदि पावर सप्लाई रहता है तो इस कंडीशन में ये NC कॉन्टैक्ट NO में बदल जाएगा, जिस कारण से हमारा जो कॉन्टैक्टर है नॉर्मल कॉन्टैक्टर ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमारा जनरेटर का सर्किट है इसमें भी आप देख सकते हो कि जो हमारा रिले इसको भी हम डायरेक्ट पावर सप्लाई दे दिए, जिससे कि जनरेटर का पावर सप्लाई ऑन होने से ये रिले ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब इस रिले के ऑन होने से इसका जो NO कॉन्टैक्ट है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि पावर सप्लाई आगे फ्लो होते हुए हमारा जो रिले नंबर 1 है इस NC कॉन्टैक्ट में चला जाएगा। यहाँ पे NC कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करने से बेनिफिट ये हुआ कि इस रिले के ऑफ होने के बाद ही पावर सप्लाई आगे जाएगा। यदि आपका नॉर्मल पावर सप्लाई है तो उस कंडीशन में ये NC कॉन्टैक्ट NO में बदल जाएगा, जिस कारण से पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पाएगा और जो हमारा जनरेटर वाला कॉन्टैक्टर है ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे NC कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया है, ये NC कॉन्टैक्ट इस कॉन्टैक्टर का है, यानी कि यहाँ पे भी इंटरलॉकिंग किया गया है, जिससे बेनिफिट ये होगा कि यदि हमारा नॉर्मल कॉन्टैक्टर ऑन है तो ये पावर सप्लाई आगे को फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्किट डायग्राम को समझ लिए, अब हम इसका प्रैक्टिकल करके समझते हैं। तो इस सर्किट को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक लैंप को कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि मैं आपको चालू और बंद करके इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा लैंप है इस लैंप को मैंने कनेक्ट कर दिया। दोस्तों अभी जो मैंने आपको वायरिंग बताया ये पूरा का पूरा कंट्रोल वायरिंग है। यदि आपको पावर वायरिंग करना है तो आपको क्या करना होता है कि जो भी आपका मेन पावर सप्लाई है उसको लाके इस कॉन्टैक्टर यानी कि नॉर्मल कॉन्टैक्टर के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिएगा। इसी प्रकार से जो आपका जनरेटर का पावर सप्लाई होगा उसको लाके जनरेटर वाले कॉन्टैक्टर के पावर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों कॉन्टैक्टर का जो आउटपुट टर्मिनल है इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दीजिएगा, यानी कि T1 को T1 से, T2 को T2 से और T3 को T3 से कनेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपके घर का लोड है या फिर जो भी आपका लोड होगा उसको किन्हीं भी 3 टर्मिनल से कनेक्ट करते हुए पावर सप्लाई दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस लैंप को कनेक्ट कर दिया हूँ। अब इसको हम ऑन करके समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इस MCB को ऑन कर देता हूँ, यानी कि मेन पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ। इसको ऑन करते ही हमारा पावर सप्लाई ऑन नहीं हुआ, ये कुछ समय के बाद ऑन होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइमर का इस्तेमाल किए थे। ये जो मेरा लैंप है ये अभी के टाइम पे नॉर्मल पावर सप्लाई के द्वारा वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो हमारा जनरेटर का पावर सप्लाई ऑफ है। अब मैं इसको भी ऑन करता हूँ। इसको ऑन करने के बाद भी हमारा जो लैंप होगा ये अभी नॉर्मल पावर सप्लाई के द्वारा वर्क कर रहा है। ठीक है, अब यदि बाई चांस आपका जो नॉर्मल पावर सप्लाई है ये फेल हो जाता है, इसको मैं ऑफ करता हूँ। इसको ऑफ करने के बाद भी आप देख सकते हो हमारा लैंप ऑन है, यानी कि अभी के टाइम पे जो हमारे घर का लोड होगा वो पूरा का पूरा इस पावर सप्लाई यानी कि जनरेटर के पावर सप्लाई के द्वारा वर्क करेगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज ओवर हो गया है। अब यदि आपका जो मेन पावर सप्लाई है ये दोबारा से आ जाता है, यानी कि नॉर्मल हो जाता है, तो इस कंडीशन में हमारा लोड ऑफ हो जाएगा कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 सेकंड का टाइम डिले सेट किया था, इसलिए 2 सेकंड के बाद हमारा लैंप ऑन हो जा रहा है। आप इसको एक बार और समझ लीजिए। देखिए, ये जो मेरा लैंप है ये अभी नॉर्मल पावर सप्लाई के द्वारा वर्क कर रहा है। यदि आपका नॉर्मल पावर सप्लाई फेल हो जाता है तो इस कंडीशन में जो आपका लैंप होगा वो जनरेटर के द्वारा वर्क करेगा, लेकिन जैसे ही हमारा नॉर्मल पावर सप्लाई दोबारा से आ जाता है तो जो हमारा लैंप होगा वो दोबारा ऑटोमेटिकली चेंज होकर नॉर्मल पावर सप्लाई के द्वारा वर्क करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।